तो बेटा डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं, कवर करते हैं बेटा। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर देख लो एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है शायद। हाँ सर ऐड कर लीजिए। अच्छा बेटा, ओके, एडिड। तो मेरे बेटा सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, ध्यान से देख के सुनिए और समझिए क्या कह रहे हैं ये लोग इलस्ट्रेशन नंबर 40 में। बेटा इनका क्वेश्चन है, a belt moves over two pulleys A and B as shown in figure। बेटा एक बेल्ट है, इलस्ट्रेशन 40, दो पुली हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, पुली ए, पुली बी, और इसके ऊपर से बेल्ट जा रही है यहां से घूम करके और ये वापस, मतलब ऐसे बेल्ट इसके ऊपर से जा रही है, पुली ए, बी, और ये पॉइंट है सी, ए, बी और सी। फिर इसके बाद कह रहे हैं बेटा, अ बेल्ट पासिंग ओवर टू पुलीज एज शोन इन फिगर, द पुलीज आर माउंटेड ऑन द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रेडियाई ऑफ द पुली आर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है बेटा 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक बेटा, अब ये कह रहे हैं पुली ए इज ड्राइवन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 0.8। पुली को हमने घुमाना शुरू किया, एंगुलर एक्सेलरेशन ए का जो दे रखा है वो दे रखा है 0.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका नहीं दिया इन्होंने अभी एक्सेलरेशन, वो अभी निकालूंगा मैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वो कह रहे हैं कि बेटा अंटिल बी एक्वायर्स द एंगुलर वेलोसिटी 10। भाई जब आप इसे घुमाओगे तो बेल्ट घूमेगी, ये बिल्कुल साइकिल के चेन वाला हिसाब है। जब साइकिल में पैडल चलाते हो तो पीछे का पहिया भी घूमता है, क्योंकि वो इसी तरह से तो कनेक्टेड है। तो इसका रेडियस पता है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, इसकी रेडियस पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तब तक घुमाया गया जब तक बी की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, बी की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड नहीं हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब बी की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। तो क्वेश्चन पहला पॉइंट है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सी। आपको सी पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन बताना है, पहला पॉइंट। और दूसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि समय कितना लगेगा इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 होने। देखिए एक बात बताऊं मैं, ये इसकी लीनियर एक्सेलरेशन और इसका लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा। जब भी कभी कोई बेल्ट पुली सिस्टम के ऊपर से जाए तो जितने एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ेगा, मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, उतने ही एक्सेलरेशन से सी आगे बढ़ेगा और उतने ही एक्सेलरेशन से बी आगे बढ़ेगा। याद रखिए, याद रखिए, इस तरह के मोशन में एंगुलर वेलोसिटी अलग हो सकती है, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज अलग नहीं होती वो है लीनियर एक्सेलरेशन। ये बात जिसे पता है, तो लीनियर एक्सेलरेशन उन्होंने सी का पूछा है, तो भैया चाहे सी का निकाल दो, चाहे ए का निकाल दो, चाहे बी का निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन सबका सेम आएगा। तो इसका मतलब ए का तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ए का आर भी पता है और ए का अल्फा भी पता है। अब यदि ए की रेडियस और ए का एंगुलर एक्सेलरेशन रख दोगे तो ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जो ए का एक्सेलरेशन आएगा वही सी का एक्सेलरेशन होगा। पहला पार्ट हो जाएगा बेटा। दूसरा पार्ट है बी का एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। तो मैंने क्या कहा, पहले वाले का एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन और दूसरे का लीनियर एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो पहले वाले का आर अल्फा और दूसरे सिस्टम का आर अल्फा, बी का आर अल्फा, ये बराबर होगा
फर्स्ट वाले का लीनियर एक्सेलरेशन, सेकंड वाले का लीनियर एक्सेलरेशन, इनमें से क्या क्या नोन है? आर ए आर भी नोन है, अल्फा ए नोन है, तो अल्फा बी निकालना है तो अल्फा बी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, अल्फा बी निकाल ले। तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा समय कितना लगेगा बी की एंगुलर वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 होने में। तो फॉर्मूला बी के लिए लगा रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब क्योंकि बी के लिए लगा रहा हूं तो बी का ही अल्फा रखा जाएगा। अब चेक करो, ओमेगा नॉट को रख देना 0, ओमेगा को रख देना 10, अल्फा बी निकल चुका होगा अब तक। जब ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा मालूम है, अल्फा बी मालूम है, तो टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 40 कंप्लीट हुआ। कोई सा समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 41। मेरे बेटा यहां पर पुली में मास है। पहले आपने जो न्यूमेरिकल करे थे पुली वाले, उनमें और इसमें क्या अंतर है? वहां पर ये होता था, मैं कहता था सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यानी जितनी टेंशन यहां उतनी ही टेंशन यहां। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं, यदि पुली में मास होगा, पुली की रेडियस है आर, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, पुली में मास है, तो फिर दोनों तरफ टेंशन अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है अभी धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर यहां पर टेंशन T1 रहेगी, यहां टेंशन T2 रहेगी। जरा सिर्फ पुली को देखिए, सिर्फ पुली को। पुली के एक तरफ फोर्स है T2 और दूसरी तरफ फोर्स है T1। अब यहां पुली घूमेगी, कैसे घूमेगी? ये भारी मास नीचे जाएगा, हल्का मास ऊपर जाएगा। यदि भारी नीचे जाएगा, हल्का ऊपर जाएगा, तो पुली इस तरह से रोटेट करेगी, पुली रोटेट करेगी। भाई जब ये नीचे जाएगा, डोरी इसके ऊपर से इधर को जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में पुली भी रोटेट करेगी। अब यहीं पे बात आती है, पुली रोटेट करेगी यानी पुली पे टॉर्क है। तो पुली पे दरअसल एक नहीं दो टॉर्क है। कौन से दो टॉर्क है? जरा सेंटर के रेस्पेक्ट में देखो, सेंटर के रेस्पेक्ट में T1 फोर्स का जो टॉर्क है वो इसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और सेंटर के रेस्पेक्ट में T2 फोर्स का टॉर्क घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की बात करें तो T1 के कारण टॉर्क RT1, बेटा फोर्स है T1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से है रेडियस के बराबर। ये टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला टॉर्क है RT2, क्योंकि बेटा फोर्स है T2 और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस के बराबर। अब मेरे बेटा यही बात आती है, यदि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो गए तो ये पुली सिस्टम घूमेगा ही नहीं। यानी T1 और T2 यदि बराबर हो गए तो RT1 RT2 बराबर हो जाएंगे, यदि T1 T2 बराबर हो गए तो RT1 RT2 बराबर हो जाएंगे। और RT1 RT2 बराबर होते ही ये रोटेट ही नहीं करेगी, और यदि पुली रोटेट नहीं करेगी तो मासेस का मूवमेंट रुक जाएगा। पुराने क्वेश्चंस में क्या होता था, पुली मासलेस होती थी। मासलेस में RT1 RT2 बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां कोई मास तो है ही नहीं जिसे घुमाना है। अब ये रहेगा, तो मेरे बेटा T1 बड़ा होगा T2 से, जिसके कारण RT1 टॉर्क बड़ा होगा RT2 टॉर्क से, और नेट टॉर्क होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करो, RT1 माइनस RT2। ये है नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो T1 माइनस T2 किसके बराबर आ गया? T1 माइनस T2 किसके बराबर आ गया? आई अल्फा। अल्फा होता है A अपॉन आर, और क्योंकि एक आर इधर से कॉमन आकर के नीचे जाएगा तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। एक आखिरी बार सुन, लास्ट बार, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल पहला आया है। यदि पुली मासलेस होती तो पुली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 होता, और यदि पुली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 0 होता तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर 0 होता, राइट साइड 0 होती। अब यदि राइट साइड 0 होती तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, तो T1 बराबर T2, तो ये दोनों टेंशन बराबर होती। और पुली में यदि मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसमें राइट साइड 0 नहीं है, राइट साइड 0 नहीं है, तो T1 T2 बराबर नहीं है। तो जब भी पुली में मास होगा तो एक इक्वेशन तो पुली की बनेगी। अब आ जाइए मासेस की। मासेस की इक्वेशन यहां पर है बेटा mg m1g, और यहां वेट है m2g। ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से।
इसमें लीनियर मोशन की इक्वेशन m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1a। तीसरी इक्वेशन इसकी बनेगी, ये ऊपर जा रहा है, यदि ऊपर जा रहा है तो t2 बड़ा है m2g से, तो t2 बड़ा है m2g से, तो नेट फोर्स होगा t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये तीन इक्वेशन बन गई। दो तो आप पहले भी बनाया करते थे, ये वाली और ये वाली। रोटेशन में ये और बन गई, ये पुली में मास है। तीनों को ऐड करिए, ऐड करोगे तो माइनस t1 प्लस t1 माइनस t2 प्लस t2 कट गया, बचेगा m1g माइनस m2g, यानी कि बेटा m1 माइनस m2g। राइट साइड m1a m2a i a अपॉन r स्क्वायर, इन सब में a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। तो इससे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। ये है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जब पुली में मास हो, और ये फॉर्मूला आप लर्न भी कर सकते हो। अब यदि आपसे कोई कहे कि t1 t2 निकालो, तो a की वैल्यू यदि फर्स्ट में रख दी तो t1 आ जाएगा, a की वैल्यू सेकंड में रख दी तो t2 आ जाएगा। यहां नहीं पूछा तो मैं भी नहीं करवा रहा, तरीका तो सिखाई दिया। a की वैल्यू फर्स्ट में रखो t1 आ गया, a की वैल्यू सेकंड में रखो t2 आ गया। फिलहाल a का फॉर्मूला याद कर लिया जाए। अब यहां पर उन्होंने और कुछ पूछा हुआ है। उन्होंने कहा पहला, चार ऑप्शन है, सही गलत बताने। टू सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग हैव अनइक्वल टेंशन। स्ट्रिंग के जो दो हिस्से हैं बराबर टेंशन नहीं है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है पहली। दूसरा, टू ब्लॉक्स हैव एक्सेलरेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये सही है, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा, उतने ही लीनियर एक्सेलरेशन से ये घूमेगा, ए सही है। तीसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज a अपॉन r। बेटा जब a इज इक्वल टू r अल्फा तो अल्फा इज इक्वल टू ar, ये भी सही है। चौथा, a इज लेस देन, चौथा सही है, ये गलत है। a इज लेस देन m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। देखें भाई, एक बात बता, a इसके बराबर है, यदि डिनोमिनेटर को कम कर दो, इसे हटा दो, डिनोमिनेटर के कम होते ही ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सेलरेशन कम रह जाएगा, यानी कि a लेस देन m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये भी सही बात है। तो 41वां एग्जाम इलस्ट्रेशन भी आपका 41 इलस्ट्रेशन डाउट क्लियर हुआ। अगला न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 42 और 43, दो डाउट और अभी आपके इलस्ट्रेशन में से रह गए हैं, फिर दो डाउट एक्सरसाइज में से हैं। आज का टारगेट है पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूं एक्सरसाइज 4 तक के, फिर आज मैं एक्सरसाइज 5 पूरी की पूरी अनसॉल्व करा दूंगा। और आपका होमवर्क तो आपको पता ही है, जिस एक्सरसाइज के अनसॉल्व कराऊंगा उसके सॉल्व, कंसेप्चुअल, थ्योरी सब आपको रिवाइज करना है और डाउट भेजने हैं। तो चलिए शुरू किया जाए इलस्ट्रेशन 42। मेरे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 42 में आपसे कहा गया, बस ये याद रखना, लीनियर और रोटेशन का कंपैरिजन सिखा रखा है ना, उसकी जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में। इलस्ट्रेशन 42, एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। t टाइम के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। t टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम बताइए। और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। देखो बेटा, मैं इसमें सबसे पहले निकालूंगा टॉर्क। जिस तरह से फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो t टाइम के बाद टाइम भी दे रखा है, v अपॉन g टाइम के बाद, v अपॉन g टाइम के बाद एंगुलर मोमेंटम पूछा है।
तो मान लो यहां तक जाने में v अपॉन जी समय लग गया, जहां v इनिशियल वेलोसिटी है। मेरे बेटा यहां फोर्स तो एक ही है mg, फोर्स तो एक ही है। अब जरा मुझे बताइए टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां mg के अलावा कोई फोर्स नहीं है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्होंने कहा था कि अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तुम्हें मालूम है चाहे टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में होते हैं, वहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेनी पड़ेगी, यानी कि ये डिस्टेंस, इसे मैं d की बजाय sx कह देता हूं। अब याद करो v के दो कंपोनेंट होंगे, v cos 45 यानी कि v बाई रूट टू और v sin 45 यानी v बाई रूट टू। तुम्हें याद है sx इज इक्वल टू ux प्लस axt। अब कंपटीशन कर रहे हो तो इतना पुराना तो याद रखोगे, sx इज इक्वल टू ux प्लस axt। तो ux इज v बाई रूट टू यानी कि x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ux, ठीक है बेटा। तुम्हारे को sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, बीच में वैसे बोल दिया। तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, लेकिन ax जीरो था, याद करो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जीरो होता है प्रोजेक्टाइल। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ux की वैल्यू v बाई रूट टू टाइम t। अब ये जो टॉर्क आया, तुम जानते हो टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, dl बाई dt। कई बच्चे कहते हैं डिफरेंशियल में क्यों लिखा, भाई जैसे फोर्स होता है dp बाई dt, टॉर्क होता है dl बाई dt, कंपैरिजन। क्यों डिफरेंशियल में लिखा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम क्यों नहीं लिखा? बेटा जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। ये टॉर्क टाइम डिपेंडेंट है, टाइम बदलेगा टॉर्क बदलेगा, और यदि हर टाइम टॉर्क बदलेगा तो ये वेरिएबल का केस है, और जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। तो टॉर्क की वैल्यू यहां रख दी जाए mg v बाई रूट टू इंटू टी। टॉर्क की वैल्यू यहां से आ गई, तो dl किसके बराबर हो गया, dt को ऊपर ले जाओ, dt इज इक्वल टू dl, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर mgv बाई रूट टू, अब रह गया इंटीग्रल टी डी टी। इंटीग्रल टी डी टी होता है टी स्क्वायर अपॉन टू। अब आपको टी की वैल्यू रखनी है, अच्छा इंटीग्रल डीएल हो जाएगा एल, टी की वैल्यू रख देना वी अपॉन जी और आंसर आ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर सीधे रख दे, अरे भैया लिमिट रख दे, यहां से यहां तक जाने में समय जीरो से बढ़ के वी अपॉन जी हो गया, जब वो चला था तो टाइम जीरो, और जब यहां पहुंचा तो टाइम हो गया v बाई जी। तो यदि t को v अपॉन जी और जीरो रख के सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस v अपॉन जी रखना रह गया। और राइट साइड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम l, तो l माइनस जीरो करके l ही आ गया, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख के l आ जाएगा। तो ये हमारा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद अगला क्वेश्चन आपने पूछा है इलस्ट्रेशन नंबर 46। इलस्ट्रेशन नंबर 46 में लास्ट इलस्ट्रेशन है, आपसे कहा गया कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई 5 केजी का मास एक लाइन के अलोंग जा रहा है, वो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन के अलोंग जा रहा है 5 किलो का मास, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी दे रखी है 3√5। तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तुम्हें मालूम है जब कोई लीनियर मोशन में जाता है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगता है mvr, जहां m क्या होता है मास, v होती है वेलोसिटी, दोनों पता है। r क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r होता है।
कहां से? जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर पता करना ही मेरा मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, सिर्फ आर पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। आर बड़ी आसानी से पता चलेगा, जरा आप देखिए, सुनिए और समझिए। y इक्वल टू 2x प्लस 4 इसकी इक्वेशन है, जरा कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। m यानी कि स्लोप हो गया 2 और स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? 2 के। तो यहां tan थीटा 2 के बराबर है, पहली बात ये tan थीटा 2 के बराबर है। दूसरा c की वैल्यू है 4, c कहते हैं y इंटरसेप्ट को, तो y इंटरसेप्ट है इसका 4। अब यदि y इंटरसेप्ट 4 है तो r निकाल दूंगा। मेरे बेटा ये थीटा तो ये भी थीटा, अब हिसाब लगाओ, क्यों? थोड़ी तो मैथ्स जानते ही हो। यदि ये थीटा ये 90, ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा नीचे वाला, और नीचे 90 माइनस थीटा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा, तो ये थीटा आ गया। अब जरा सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें r है बेस और 4 है हाइटनेस, 90 के सामने हाइटनेस, तो r यदि बेस है 4 हाइटनेस है, तो r बाई 4 इज इक्वल टू cos थीटा। अब tan थीटा है 2, cos थीटा निकालना है। एक तरीका तो यह है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लगा करके sec थीटा निकालो, उसके रेसिप्रोकल से tan थीटा निकालो। दूसरा तरीका यह है tan थीटा 2 है तो परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 लिख दो, tan थीटा 2 है, परपेंडिकुलर 2 बेस 1, और हाइपोटेनस आ जाएगा पाइथागोरस से √5। इस ट्रायंगल में tan थीटा 2 है और इस ट्रायंगल में cos थीटा 1/√5 है। देख लो, cos थीटा 1/√5 है, तो r बाई 4 इज इक्वल टू 1/√5। दोबारा देखना इन सबको, तो r आ जाएगा 4/√5। अब क्या क्या मिल गया? मास दिया है, वेलोसिटी गिवन है, r मैंने निकाल लिया है, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। इलस्ट्रेशंस के चारों आपके हो गए कंप्लीट। एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? एक्सरसाइज 4 में 2 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4, सिलेंडर, जब वो नाम बताए तो सॉलिड सिलेंडर है, मास 5 kg, रेडियस 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, घूमने के लिए स्वतंत्र है, अभी घूम नहीं रहा है। रिसीव्स एंगुलर इंपल्स, इसे एंगुलर इंपल्स मिलता है। मेरे बेटा लीनियर इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स होता है टॉर्क इनटू टाइम, तो ये एंगुलर इंपल्स है। receives angular impulse of 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आफ्टर एवरी 4 सेकेंड, हर 4 सेकेंड के बाद इसे एंगुलर इंपल्स मिलता है। मेरे बेटा थोड़ा सा एक बात सुन, लीनियर मोशन में इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स का मतलब लीनियर मोशन में चेंज इन मोमेंटम कैसे है? तुम बताओ। लीनियर मोशन में इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यदि फोर्स है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो लीनियर मोशन में इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में होने वाला चेंज ही इंपल्स है। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज इंपल्स है। तो यहां पर एंगुलर इंपल्स का मतलब है एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर 4 सेकंड में इतना इंपल्स मिलता है, यानी हर 4 सेकंड में इतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है। कई बच्चे कहते हैं एंगुलर इंपल्स दिया कैसे जा सकता है? एक बात होता है, साइकिल का टायर है, पैडल मत मार, स्टैंड पे खड़ा कर दो, तुमने एक बार हाथ मारा, थोड़ा सा घूमना शुरू हुआ, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम आया, फिर हाथ मारा और तेजी से घूमने लगा,
यानी कि और एंगुलर मोमेंटम मिल गया, फिर हाथ मारा और एंगुलर मोमेंटम मिल गया। तुम क्या कर रहे हो, तुम हर थोड़ी देर बाद उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ा रहे हो, और जब एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है वही एंगुलर इंपल्स होता है। तो जो आप हाथ मार मार करके हर थोड़ी देर में उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ा रहे हो, तो वही एंगुलर इंपल्स है। तो इनका ये कहना कि हर 4 सेकंड में इतना एंगुलर इंपल्स मिलता है, यानी चाहे मैं हाथ मार के या फूंक मार के या कुछ भी करके मैं इसका एंगुलर मोमेंटम हर 4 सेकंड में इतना बढ़ा देता हूं। अब सोचने की बात है, यदि हर 4 सेकंड में इतना एंगुलर इंपल्स मिल रहा है, इतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। पहले एक बात बताओ, मैंने पहला हाथ मारा टाइम 0 पर, अगला हाथ मारा टाइम 4 पर, अगला हाथ मारा टाइम 8 पर, अगला हाथ मारा टाइम 12 सेकंड पर। तो यदि मैं ऐसे करता रहूं तो 30 सेकंड के अंदर 7 बार, 4 सत्ते 28, 7 बार तो मैं हाथ वैसे मारूंगा, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड करके हर 4 सेकंड में, और एक हाथ मारा था मैंने टाइम 0 पर। तो टोटल 8 बार मैंने इसे स्पीड बढ़ाई है, एंगुलर स्पीड, और हर बार एंगुलर मोमेंटम 3 बढ़ाया है। ठीक बेटा, यही कहा हुआ है ना 4 सेकंड में। देख लो एक मिनट, सिलेंडर इतना, मास इतना, रिसीव एंगुलर इंपल्स इतना, 3, और हर 4 सेकंड में। तो खुद बताओ 4 सेकंड बाद करोगे तो 30 सेकंड में 7 मौके मिलेंगे हाथ मारने के, 28 सेकंड पे आखिरी मौका मिलेगा हाथ मारने का या एंगुलर स्पीड बढ़ाने का। 28 सेकंड के बाद 32 सेकंड पर हाथ मारते, लेकिन 32वां सेकंड तो कंसीडरेशन में ही नहीं है, 30 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो 7 बार तो तुमने वैसे हाथ मारा और एक बार हाथ मारा था टाइम 0 पर। तो टोटल 8 बार एंगुलर इंपल्स दिया, और हर बार एंगुलर मोमेंटम 3 बढ़ा दिया। तो 8 बार हाथ मारने पे या कुछ भी करने पे 8 3 जा 24, इतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो रेस्ट पर था। आई क्या होता है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, हाफ mr स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसमें क्या क्या नोन है बस ये देख लो, आंसर आ जाएगा या नहीं। मास नोन, रेडियस नोन, ओमेगा अननोन। तो ओमेगा निकल जाएगा, इसमें क्या रह गया, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लीजिए। लास्ट न्यूमेरिकल डाउट्स का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 4। टू व्हील्स which are meshed together have radii। बेटा दो व्हील एक दूसरे से टच है, और इस तरह से टच है कि जब ये घूमता है तो ये भी घूमता है। जैसे ये समझ लो कि ये कोई गियर है और ये भी एक गियर है, ये भी गियर है, ये भी गियर है। तुम जान, और इनके दांते फंसे हुए हैं, गियर एक दूसरे से फंसे हुए हैं। तो यदि आप इसे घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। खुद इमेजिनेशन करो, इसे घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। एंगुलर वेलोसिटी अलग हो सकती है, दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग नहीं होंगी। जैसे मैंने वो पुली वाला बताया था ना कि दो पुली के ऊपर से बेल्ट जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी अलग हो सकती है, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन सब जगह सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी सब जगह सेम होती है। फिर ये कहते हैं बेटा रेडियाई 0.5 और 0.15, एक की रेडियस है 0.5 मीटर और एक की रेडियस है 0.15 मीटर। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं कि जब बड़े वाला 3 रिवॉल्यूशन करेगा तो छोटे वाला कितने रिवॉल्यूशन करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हैं। एक बात बताओ ध्यान से, मान लो टी टाइम में इसने 3 रिवॉल्यूशन करे, टी टाइम में इसने n रिवॉल्यूशन करे, तो 3 रिवॉल्यूशन में, ध्यान से 3 रिवॉल्यूशन में इसने लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर करी। तो एक रिवॉल्यूशन में चली हुई डिस्टेंस होती है 2 पाई r। एक व्हील
एक राउंड लगाने में सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है लीनियर, तो एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बड़े वाला 2 पाई आर। 3 रिवॉल्यूशन में लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी, ये लीनियर डिस्टेंस होगी इसकी 3 रिवॉल्यूशन में। अब यहां की भी लीनियर डिस्टेंस उतनी होगी लेकिन n रिवॉल्यूशन में, तो एक रिवॉल्यूशन में तो डिस्टेंस होगी 2 पाई इंटू 0.15। 2 पाई इंटू 0.5 था ये, क्योंकि रेडियस 0.5 थी, ये 0.15 रेडियस है। लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस है, तो n रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस इंटू n हो जाएगी। तो इसकी 3 रिवॉल्यूशन की लीनियर डिस्टेंस और इसकी n रिवॉल्यूशन की लीनियर डिस्टेंस बराबर होंगी। इसमें 2 पाई से 2 पाई काट दो और n आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की, छोटे वाला कितने राउंड घूमेगा। अगले नंबर पर हम पहुंचते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 पर, जो बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन वगैरह पर बेस्ड है। कोई सारी थ्योरी तो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। मुझे बताओ लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और v की जगह ओमेगा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा वर्क डन पूछेंगे तो मेरे बेटा वर्क यहां होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां भी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब शुरू करते हैं आगे। अच्छा एक डाउट एक बच्चे ने और पूछा था, वो स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, लेकिन वो इसी एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने उसे पहले नहीं बताया। मेरे बेटा एक बात सुन, वो डाउट ये था कि यदि हम एक ही ऊंचाई से एक ही इंक्लाइन प्लेन से एक तो बॉल को रोल करते हुए नीचे फिसलने दें और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को सीधे नीचे फिसलने दें, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, कौन सा पहले पहुंचेगा। सिर्फ लॉजिकली बताना है आपको, मैं बड़ी आसानी से बता दूंगा। शुरू में एक ही ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, जब ये नीचे पहुंचेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी। लेकिन अंतर ये होगा, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में होगी, यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जबकि ये रोल कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दो टुकड़ों में होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लो शुरू में इस पे भी 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पे भी 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन पर पहुंचने के बाद 100 जूल काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसकी सारी 100 जूल हाफ mv स्क्वायर के रूप में। लीनियर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें 100 जूल में से कुछ जूल हाफ mv स्क्वायर के रूप में है और कुछ जूल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में है, यानी कि थोड़ी लीनियर थोड़ी रोटेशनल, यानी कि इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी। एक बात बता, दो आदमी पे बराबर पैसा है, एक आदमी का सारा पैसा कैश में है, एक आदमी का थोड़ा कैश में है थोड़ा बैंक में है, तो जिसका थोड़ा कैश में थोड़ा बैंक में, तो ऑब्वियसली उस पर कैश पहले वाले से कम होगा जिस पर सारा कैश है। यही बात यहां पर है, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी लीनियर है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लीनियर है कुछ रोटेशनल, यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी इसकी रोल करने वाले की स्लिप वाले से कम होगी। तो यदि इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी तो इसकी वेलोसिटी इससे कम होगी, और जब इसकी वेलोसिटी इससे कम होगी तो वेलोसिटी कम होने से समय ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसे नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा और इसे नीचे आने में कम टाइम लगेगा। सिर्फ एक लॉजिक था कि भाई साफ सीधी सी बात है, इसमें सारी एनर्जी लीनियर के रूप में है, इसमें थोड़ी लीनियर थोड़ी रोटेशनल के रूप में है। अब एक्सरसाइज 5। अच्छा एक इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, जैसे फोर्स ना लगाएं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है लीनियर मोशन में, उसी तरह से टॉर्क ना लगाएं
तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो दो ही कंसेप्ट हैं, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है और दूसरे नंबर पर हमारा एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो बेटा पहला न्यूमेरिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ω1 टू ω2। किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ω1 से बढ़ करके ω2 हो गई विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क, टॉर्क लगाए बगैर। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए, रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताइए। एक बात बताओ, टॉर्क नहीं लगाया तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी I1 ω1, रोटेशन में तो I ओमेगा, लीनियर मोशन में mvr, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। I होता है mk स्क्वायर, जहां k रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, तो I1 होगा बेटा m1 k1 स्क्वायर ω1, I2 होगा m2 k2 स्क्वायर ω2। लेकिन बॉडी शुरू में और बाद में एक ही है, तो मास m1 m2 सेम है, और यदि मास सेम है तो मास कट गए। अब ओमेगा का रेशियो बताना है या रेडियस ऑफ डायरेक्शन का, बस अब रिलेशन तो आई चुकी। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन। मेरे बेटा एक बात बताओ, k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर इज इक्वल टू ω2 अपॉन ω1। तो k1 अपॉन k2 किसके बराबर हो गया? √ω2 अपॉन ω1। दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है अपने एक्सिस पर घूमने वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 सेकेंड। वो 10 सेकेंड में एक रोटेशन घूमता है, यानी थीटा की वैल्यू 2 पाई। इतने टाइम में इतना एंगल घूमता है। एक रोटेशन जब भी दिया हुआ हो तो थीटा मिल जाएगा 2 पाई। ठीक है बेटा, ये अभी की बात है। अब ये कह रहे हैं यदि 50 किलो का लड़का सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पर आ गया, एक यहां पहली पिक्चर तो ये थी, दूसरी पिक्चर में एक 50 किलो का लड़का सेंटर से 50 किलो का मास सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पर आ गया। पहले वो सेंटर पे था तब भी टेबल पर, अब वो सेंटर से 2 मीटर आ गया, तो वो पूछ रहे हैं कि नई एंगुलर वेलोसिटी बताओ। चल भाई शुरू करते हैं। शुरू में और बाद में सिर्फ हुआ ये कि प्लेटफॉर्म घूम रहा था, लड़का सेंटर पे था, प्लेटफॉर्म अब भी घूम रहा है, लड़का सेंटर से कुछ दूर आ गया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। अब I1 था 100 प्लेटफॉर्म का, लड़के का 0, क्यों? मास तो है इसमें, लेकिन सेंटर से 0 डिस्टेंस पर है तो 0 रेडियस में घूमेगा, सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो 2 मीटर रेडियस में घूमेगा। तो यहां लड़का 0 रेडियस में घूम रहा था, तो mr स्क्वायर में r को 0 रख दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लड़के में नहीं था। ये है टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉय का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, यानी कि बेटा 2 पाई बाय 10। ये हो गया I1 ω1। अब आते हैं I2 में टेबल भी घूम रही है 100, लड़का भी घूम रहा है mr स्क्वायर, जिसमें m है 50, रेडियस है 2, तो 50 इंटू 2 स्क्वायर। ओमेगा डैश निकालना है या ω2 निकालना है? ω2 कह दिया तो 2 ही कह देते हैं। तो ये मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, ये भी सब मालूम है, तो ω2 निकल जाएगा। तो इसे आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में a stone is attached to the string, एक डोरी से पत्थर को बांध करके घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर मोमेंटम L है। वो कह रहे हैं यदि रेडियस को आधा कर दिया जाए, मास वही है लेकिन रेडियस को आधा कर दिया जाए और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं, तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा?
वही मास है, वही एंगुलर वेलोसिटी है, बस रेडियस आधी हो गई। तुम ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आई ओमेगा। आई क्या होता है बेटा? एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब मास दोनों तरफ सेम, ओमेगा दोनों तरफ सेम, रेडियस बाद में आधी रह गई। यदि आर आधा रह गया तो आर स्क्वायर एक चौथाई रह जाएगा, तो राइट हैंड साइड 1/4 हो जाएगी। यदि राइट हैंड साइड 1/4 होगी तो वो आंसर L/4 आ जाएगा। शुरू में L था तो बाद में L/4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रॉड जिसका मास m है, लेंथ L, रॉड है ये रॉड, एक किनारे पर फिक्स है और रोटेट कर रही है। रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी, रोटेटेड विद एट f रोटेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दे रखी है f, f फ्रीक्वेंसी से घूम रही है। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर जब किनारे पर फिक्स हो, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू याद होगा, फ्रीक्वेंसी है न्यू, और न्यू की जगह एफ, तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, में कहा जा रहा है अ व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट 10 रोटेशन पर मिनट। 10 रोटेशन पर मिनट से घूम रहा है। मैंने कहा था रोटेशन पर मिनट से यदि ओमेगा निकालना हो तो रोटेशन को तो लिख देना 2 पाई रेडियन। एक रोटेशन 2 पाई एंगल के बराबर होता है, और मिनट को रख देना 60 सेकेंड्स। अब ये जो हो गया 10 इंटू 2 पाई बाई 60, 10 6 60, तो 2 पाई बाई 6 यानी कि बेटा पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। जब भी आपको रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड दिया जाए तो रोटेशन की जगह 2 पाई रेडियन लिख देना, ओमेगा मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे बेटा? ये रोटेट कर रहा है। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एंगुलर स्पीड 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा के 5 गुना करनी है, यानी 5 पाई बाई 3 करनी है। तो वर्क डन बताओ। तो वर्क का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई भी है, ओमेगा 1 भी है, और ओमेगा 2 भी है। आई ओमेगा 2 ओमेगा 1 सब है, तो वर्क डन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है स्फेरिकल सॉलिड बॉल, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, मास 1 kg, रेडियस 3 सेंटीमीटर। मास 1 kg, रेडियस 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर। ठीक है बेटा। रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे रखा है 50 रेडियन पर सेकेंड। पूछा क्या जा रहा है? 50 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी। मैं नहीं बता रहा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकलेगा, जिसमें ओमेगा पता है। आई 2/5 mr स्क्वायर से निकाल लेना, सॉलिड स्फीयर है।
और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आई 2/5 mr स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर 7, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 and 1 आर सेम। दो बॉडी हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 9, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी पहले की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर है। तो बताइए एंगुलर मोमेंटम का क्या रेशियो है। मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के अलावा एल स्क्वायर अपॉन 2i भी होता है। जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वायर अपॉन 2i। एल है एंगुलर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे बेटा ये बताओ, एल चेक करो, एल होता है आई ओमेगा, तो एल स्क्वायर होगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आई काट दो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये L1 स्क्वायर अपॉन 2i1 बराबर हो जाएगा बेटा L2 स्क्वायर अपॉन 2i2, 2 से 2 काट दो, तो L1 अपॉन L2 आ जाने वाला है अंडर रूट I1 अपॉन I2। कर लेना, रीअरेंज किया है, I1 I2 ये रहे, पुट करके L1 अपॉन L2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा हुआ है हाथ नीचे करके और ये घूम रहा है। अब वो कह रहे बेटा यदि ये सडनली अपने हाथ फैला ले, पहले ऐसे खड़ा हुआ था, अचानक हाथ फैला ले, तो बताइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हो। तो देख, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल के बराबर होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी तो लिखा है एल स्क्वायर अपॉन 2i, एल तो पहले के बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। कई बच्चे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ा दिया, हाथ ऐसे थे ऐसे कर दिए, तो पहले हाथ कम रेडियस में घूम रहे थे, हाथ फैला दिए तो ज्यादा रेडियस में घूमने लगे। तो जब कभी मास ज्यादा रेडियस में घूमने लगता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, तो हाथ फैलाने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना। और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई डाउन। अब ये धीरे धीरे घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो डिस्क हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और I2। ये घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ω1 और ω2 से अलग अलग। यदि इन्हें टच करके एक दूसरे पर रख दिया जाए तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगी, यानी I1 और I2 को जोड़ दिया जाए, दोनों बॉडी एक साथ मिल जाए तो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली दोनों अलग अलग थे, यानी कि बेटा I1 ω1 और I2 ω2 दोनों को अलग अलग जोड़ा जाएगा एंगुलर मोमेंटम को। फाइनली I1 और I2 मिलके एक हो गए, तो I1 प्लस I2 जब जुड़ गए तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। तो इससे ओमेगा आ जाएगा I1 ω1 प्लस I2 ω2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन सैंड इज poured on the edge of rotating disk, तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, यही बता दूं। एक डिस्क है घूम रही है, यदि इसके किनारे पर रेत डाल दे तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा रेत डालने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, पहले रेत नहीं था, अब रेत आ गया, सैंड आ गया, तो सैंड भी घूमने लगा। और यदि कुछ एक्स्ट्रा मास घूमने लगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो बढ़ गया, चाहे 2% या 5% या 1% और या 40%। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो राइज हो गया, और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी डाउन होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट अपॉन आई, यानी ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट।
पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दरअसल जो पिछले चैप्टर के साथ मैंने रोटेशन के काफी कंसेप्ट कंपैरिजन वगैरह बता दिए थे, तो इस समय थ्योरी बताने में टाइम नहीं लग रहा, बस आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करने आ जाए, बाकी तो सब सही है। चलिए मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 600 जूल। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बताइए। सिंपलेस्ट, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड 2 पाई बाय टी। अब क्या करना, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, पाई स्क्वायर को 10 ले लेना। पाई अकेला तो 3.14 है, पाई स्क्वायर करोगे तो 9.9 समथिंग आएगा, 10 ले लो। जी को नहीं रखते 9.8 की जगह 10, तो पाई स्क्वायर भी 10 ले लो, टाइम बचेगा, और फिर जो क्लोजेस्ट आंसर हो उसे कर लेना। तो पाई स्क्वायर 10, तो बस टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास 2 kg, रेडियस 0.2 मीटर, और ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था। एक पार्टिकल 0.5 kg मास का 5 मीटर पर सेकंड से आया, टकरा और टकरा करके इस पे चिपक गया, तो नई एंगुलर वेलोसिटी बताइए। देखो यहां दो चीजों का सिस्टम है, मैं फिर से लगाने वाला हूं। क्या है, एक बॉडी घूम रही थी, एक पार्टिकल आया और टकरा करके उससे चिपक गया, तो वो पूछ रहे हैं, दी गई फिगर मैंने बना दी है कि बताइए कि क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक बात बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जो रोटेशन करे तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, लीनियर मोशन करे तो एम वी आर। तो इनिशियली दोनों का एंगुलर मोमेंटम और फाइनली दोनों का एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली इसमें रोटेशन था तो आई ओमेगा, इसका आई हाफ एम आर स्क्वायर, एम और आर दिया हुआ है, ये इसका मास, इसकी रेडियस, तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा, ये हो गया डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, प्लस पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, और जब लीनियर मोशन करे तो एम वी आर, एम है 0.5, वेलोसिटी है 5, आर इसकी रेडियस है 0.2 मीटर, क्योंकि फिगर दी गई फिगर में टेंजेंशियली टकराया है 0.2 मीटर पर, यहां टकराया है। तो एक बात बताओ, हम लोग एंगुलर मोमेंटम किसके सापेक्ष लेंगे, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे? तो जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सेंटर के अबाउट लिया है, तो लीनियर मोशन वाले का भी मोमेंट ऑफ वो एंगुलर मोमेंटम सेंटर के ही अबाउट लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से ही डालोगे। तो यदि ये टेंजेंशियली आ रहा है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ेगी सेंटर से, डिस्क के सेंटर से। ये तो हो गए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनली ये इस पर चिपक गया और घूमने लगा, तो जब घूमने लगा तो आई ओमेगा, ओमेगा डैश कह देता हूं। अब आई किसका, जो घूम रहा है, घूम कौन रहा है, डिस्क भी, और वो जो चिपका है मास वो भी। तो पहले डिस्क घूम रही है तो हाफ एम आर स्क्वायर, जिसमें डिस्क का मास और डिस्क की रेडियस, एक तो डिस्क घूम रही है, दूसरा पॉइंट मास जो चिपक गया आधा किलो का,
वो भी 0.2 मीटर की रेडियस में घूमने लगेगा। तो मास mr स्क्वायर, मास तो 0.5 kg है और रेडियस 0.2 मीटर का है, तो डिस्क का हाफ mr स्क्वायर जिसमें डिस्क का मास, डिस्क की रेडियस, पार्टिकल घूमेगा mr स्क्वायर जिसमें पार्टिकल का मास, पार्टिकल के रोटेशन की रेडियस। इस पूरी इक्वेशन में ये डिस्क का मास है, डिस्क की रेडियस है, दोनों नोन है, सब कुछ नोन है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में सिर्फ ओमेगा डैश अननोन है, तो ओमेगा डैश निकाल लेना। अगला न्यूमेरिकल 13, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील इज 1000। किसी व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है। आफ्टर इट हैज रोटेटेड 100 रेडियन, जब ये 100 रेडियन का एंगल घूम गया तो नई एंगुलर वेलोसिटी हो गई 100 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1 टॉर्क, नंबर 2 चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे आसान क्वेश्चन में से एक। डिस्क या जो भी बॉडी है व्हील की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और थीटा, इन तीनों से क्या पता चल सकता है? तो जवाब है अल्फा। जिस तरह से लीनियर मोशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो रोटेशनल में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा को रख देना 100, ओमेगा नॉट को 10, थीटा को 100, अल्फा निकाल लेना। जैसे ही अल्फा आ जाए तो टॉर्क निकल जाएगा आई अल्फा, जिसमें आई आपको दिया हुआ है, अल्फा निकाल के बता दिया। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। तो आई नोन, ओमेगा नोन, ओमेगा नॉट नोन, आई ओमेगा ओमेगा नॉट नोन, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज, 14वां क्वेश्चन। बेटा 14th न्यूमेरिकल में ये करवाया हुआ है, तुम फिगर देखते ही समझ जाओगे, ये पिछले चैप्टर में आ गया था। एक रॉड है जिसका मास 8m है, लेंथ 6a है, डिजिट याद आ गई होगी। सेंटर से इधर एक पार्टिकल टकराया 2m v वेलोसिटी से, a डिस्टेंस पर यहां पर टकराया, m मास 2v वेलोसिटी से 2a डिस्टेंस पर। वो सब निकाले थे ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास और सब कुछ निकाला था, तो वही क्वेश्चन है। तो ये रिपीट आ गया है यहाँ पर, क्योंकि पिछले चैप्टर में दे दिए थे मैंने इसके, तो ये आप कर लीजिएगा। अब आज का होमवर्क 5 तक तो सारा करके लाओ, 6 में देख लेता हूं क्या है, कोई अलग कंसेप्ट है क्या। बेटा मैंने थ्योरी पढ़ाई थी रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की, उसी पर बेस्ड है। तो चल रहने दे, वो मैं कराऊंगा। तुम 5 एक्सरसाइज तक पूरे कर लो, कल को मैं 6 एक्सरसाइज तक पूरी करा दूंगा। लेकिन 5 एक्सरसाइज में आप डाउट फाउट तो कम ही आएंगे, 1-2 आएंगे, तो मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। आप जो पीछे एमसीक्यू है उसमें ज्यादा नहीं दे रहा, 1 से लेकर के और 15 न्यूमेरिकल ट्राई कर। 15 न्यूमेरिकल उसके कम से कम 2-4 डाउट तो आ जाए इज्जतदार से, नहीं तो डाउट ही नहीं आने के। तो फिलहाल आज यही रोक रहा हूं, बाय।